आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, प्रणाम स्वीकार कीजिए रमेश मोहन शुक्ला का। खबरों में आगे बढ़ने के पहले अनुरोध मेरा एक बार फिर से आपसे है कि आप जिस तरीके से फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका आभार। और अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दें ताकि फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो। आज सबसे पहले समाचार फतेहपुर जनपद से है, जहां एक बार फिर ग्राम पंचायत सरकंडी की जांच के लिए फिर से 13 टीमें आज ग्राम पंचायत सरकंडी पहुंच चुकी हैं। आज की जांच की विशेषता ये है कि स्वयं जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और ग्राम विकास आयुक्त के यहाँ से भेजे गए उप आयुक्त भी मौके पर पहुँचे हैं। जनपद के 13 विकासखंड अधिकारियों को जांच टीम में सम्मिलित किया गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि एक बार पहले भी शासन द्वारा जांच कराई गई, जिसके अभी जांच रिपोर्ट आनी शेष है, लेकिन उसके बाद परियोजना निदेशक DRDA द्वारा जो जांच की गई थी उसमें 10 कर्मचारियों को नामजद कर दिया गया। उसमें 2 कर्मचारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के भी हैं और अभियंता जिनको सेक्टर अधिकारी बनाया गया था, और सेक्टर अधिकारी के पास न तो भुगतान संबंधी कोई कार्रवाई होती है और न ही खंड विकास अधिकारी उनसे कोई आख्या प्राप्त करते हैं। फिर भी उनको अभियुक्त उस FIR में बना दिया गया है, जो कि एक कानूनी लेखना है। और यदि ये कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं तो इस FIR को क्वैश होना या इसके विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना, क्योंकि जो मनरेगा मजदूरी भुगतान अंश में दोषी बनाए गए हैं ये 10 कर्मचारी, उनमें से मुख्य अधिकारी जो खंड विकास अधिकारी थे उनको छोड़ दिया गया। शासन द्वारा जो डोंगल इशू किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, उसके पहले सिग्नेचरी लेखाकार होते हैं उस विकासखंड के और दूसरे सिग्नेचरी खंड विकास अधिकारी। और जब तक इन दोनों का डोंगल नहीं लगता है तब तक मनरेगा से किसी भी प्रकार की मजदूरी या धनराशि का भुगतान किसी को नहीं किया जा सकता। वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड 5 में भी ये स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए बैंक डिसबर्सिंग अफसर ही दोषी माने जाएंगे। लेकिन इस FIR में जो बैंक डिसबर्सिंग अफसर हैं और जो भुगतान के लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं, उन खंड विकास अधिकारियों को FIR से विरत कर दिया गया। आज जो जांच टीमें लगी हुई हैं और जो पहले जांच शासन स्तर द्वारा हो चुकी है, उसके बाद क्या परिणाम होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। मामला ग्राम विकास का जोर पकड़ता जा रहा है। न केवल सरकंडी बल्कि कई ग्राम पंचायतों में जांच के आदेश जिलाधिकारी स्तर से, मुख्य विकास अधिकारी स्तर से और स्वयं खंड विकास अधिकारियों के स्तर से निर्गत किए जा चुके हैं। अब इस जांच के दायरे में इस जनपद की 100 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जहां जांचें होनी हैं, और शायद ही कोई ऐसी ग्राम पंचायत बचे जहां पर वित्तीय अनियमितता न की गई। 4 सालों तक इन वित्तीय अनियमितताओं को मूक दर्शक बनकर देखने वाले अधिकारी अब चौकन्ने हो गए।
और धड़ाधड़ जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राम प्रधानों में जहां एक और भय का माहौल है, वहीं छोटे स्तर के कर्मचारी भी भयाक्रांत हो गए। असली दोषी कब शिकंजे में लाए जाएंगे और किस तरह लाए जाएंगे, इसकी ओर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा। ग्राम पंचायत लेवल पर दबंग ग्राम प्रधान का प्रभाव और विकास खंड स्तर पर क्षेत्रीय विधायकों का जो दबाव अधिकारी और कर्मचारी झेल रहे हैं, उसकी ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता, जबकि असली दोषी यही है। यही दबाव बना करके कर्मचारियों से गलत काम करवाते हैं और कर्मचारी थोड़ी सी धनराशि के लालच में बड़े बड़े धनराशि का गबन करवा देते हैं। ये थी जनपद की समस्या। अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की ओर। पिछले 2 दिनों से हमारा पड़ोसी देश नेपाल धू धू करके जल रहा है। जेन जेड के नाम से जो आंदोलन चलाया गया, उसमें 1995 से 2010 तक के पैदा हुए लोग सम्मिलित थे। ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने के कारण, लेकिन जिस तरीके से केपी शर्मा ओली सरकार ने वहाँ पर गोलीकांड करवाया और 20 से अधिक नौजवान मारे गए, उसके बाद यह आंदोलन काफ़ी हिंसक और प्रचंड हो गया और इतिहास के पन्नों में भी यह आंदोलन दर्ज हो गया, क्योंकि 48 घंटों के आंदोलन में ही नेपाल की सत्ता पलट गई। न केवल प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए गए, बल्कि भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक को इन प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा भी। खबर तो यहाँ तक है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया। संसद भवन में आग लगा दी गई, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी फूंक दी गई। यही नहीं, जो नेपाल का सबसे बड़ा और बहुप्रसारित अखबार था, उसके दफ्तर को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। ये संकेत क्या है कि अब जनता न तो भ्रष्ट नेताओं को पसंद कर रही है और न उन भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाली मीडिया को। सन 2008 में जब नेपाल में लोकशाही लागू हुई थी और उस लोकशाही को लागू कराने के लिए हमारे भारत के भी अनेक नेताओं का योगदान था, जिन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उनमें से प्रमुख थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, प्रसिद्ध समाजवादी नेता सुधीर बंदुरिया, शरद यादव, केसी त्यागी, मोहन प्रकाश जैसे नेताओं ने इस लोकशाही को स्थापित कराने में प्रचंड, केपी शर्मा, देउबा जैसे नेताओं की काफ़ी सहायता की। सन 2008 में जब राजशाही का विनाश हुआ और वहाँ लोकतंत्र कायम हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 17 सालों में 15 बार वहाँ के प्रधानमंत्री बदले गए। लेकिन विशेषता ये थी कि घूम फिरकर वही 4-5 लोग प्रधानमंत्री बन जाते थे और वहाँ की जनता इन नेताओं के भ्रष्टाचार से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वहाँ जिस तरह का पलायन है, वहाँ जिस तरह की बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उससे वहाँ का युवा बिल्कुल क्षुब्ध हो गया। वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो
जनता की खबरें प्रकाशित न करके, जनता की मांगों को स्थान न दे करके केवल सरकारों को बचाने का काम कर रहा था। ऐसे में इन युवाओं के पास केवल एक सोशल मीडिया का सहारा था जिनमें वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन 4 तारीख को जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया के इन 16 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया तो उसके बाद नवयुवकों का गुस्सा भड़क गया और वो सड़कों पे निकल आए। यह आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्वक था, लेकिन जैसे ही आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलवाई गई, आंदोलन हिंसक हो गया और गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों को भी इन आंदोलनकारियों ने पीट कर मार डाला। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है, जिसमें केवल 15 से 30 वर्ष तक की आयु के लोगों ने 48 घंटों में नेपाल सरकार का तख्ता पलट दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि पूरा नेपाल नेपाली सेना के नियंत्रण में है और नेपाली सेना सड़कों में फ्लैग मार्च कर रही है और नवयुवकों से वापस अपने अपने घरे जाने का आह्वान कर रही है। इस आंदोलन के पीछे जो 4 चेहरे उभर कर आए, उनमें काठमांडू के मेयर बालेंद्र साय मुख्य रूप से, और अब बालेंद्र साय भी आंदोलनकारियों से आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि बालेंद्र साय को ही नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। भारत सरकार भी इस घटनाक्रम से काफ़ी चिंतित है और उसने सभी एहतियाती कदम सीमा जो हमारी नेपाल के बॉर्डर पर है, सभी एहतियाती कदम उठा लिए। सोनाली बॉर्डर पर SSB को ये आदेश कर दिए गए हैं कि हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और सारे कागजात बिना देखे न उनको आने दिया जाए न जाने दिया जाए। इधर हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी से जुड़े नेपाल के बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है। पहले म्यांमार, फिर लंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। इन देशों में जिस तरीके से जनता ने प्रदर्शन करके, जनता ने बगावत करके सरकारों को अपदस्थ किया है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? इसके संकेत बड़े गहरे हैं और यदि समय रहते हुए ये भ्रष्ट राजनेता अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते, जनता की आवाज़ों को महत्व नहीं देते, तो ये घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। ये संदेश छिपा है इन 3-4 देशों की घटनाओं में। कल क्या होगा इसकी जानकारी अभी से न कोई बता सकता है और न किसी को हो सकती, लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हुआ वो एक अत्यंत विस्मयकारी और ऐतिहासिक घटना बन चुकी है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।